नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद आप सभी को गर्व की अनुभूति होगी। अनुभूति इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक बयान जारी करके यह स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है कि भारत की कूटनीति के आगे उसे यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी क्या हालात हुए, कौन सी स्थिति हुई, साथ में पाकिस्तानियों के द्वारा हाल ही में जो चर्चाएं की जा रही हैं कि हमें तो बस भारत के साथ जाना है या हमें तो सिर्फ मोदी चाहिए, हमें ना इमरान खान चाहिए ना ही फिर शहबाज शरीफ चाहिए। ये क्या है पूरी कहानी आज के सेशन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस व्यक्ति से परिचय करा दें कि ये है कौन जिस क्रिएचर की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। चर्चा होने से पूर्व आपको याद दिला दें इनके पुराने कारनामे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार 2 महीने पहले यूएन के अंदर अपनी तुलना गधे से कर दी थी। हमने आपको इसका पूरा सेशन किया था, इसका पूरा ऑडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें ये कहते हुए पाए गए थे, मतलब एक विदेश मंत्री के पद पर बैठा हुआ, गरिमापूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने बोलचाल की भाषा के अंदर जब मर्यादाएं खोता है तो शायद वो बिलावल भुट्टो बनता है। इन्होंने अपनी बातों में जिस तरह के बयान दिए थे वो बयान इस तरह के थे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान में गधे की तरह काम कर रहा हूं। पाकिस्तान के वहां के कुछ नहीं जानता। अगर मैं गाता था मेरा हक, मैं वज़ीर खाजा हूं, मैं वज़ीर खाजा नहीं हूं और मेरा जो इंटरेस्ट नहीं है, इसका फायदा मुझे नहीं हुआ है, इसका फायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। मेरा मेहनत की वजह से शायद बाकी लोग जो मुझसे इसके बयान में गधा शब्द जो है इसका काफी सुर्खी में गया था। इसके बाद में इसने, ये वही व्यक्ति है, क्योंकि इसका परिचय कराना इसलिए जरूरी है, होता है कि एक तो कोई ऐसे एरा गहरा आदमी हो, ये वो व्यक्ति है जिसका की पूरी लीगेसी जो है ना वो चली आ रही है, मतलब परिवार वाले सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति टाइप के लोग रहे हुए हैं, ठीक है। खुद अब विदेश मंत्री है और बयानों में सुर्खियों में काफी ज्यादा रहा है। जैसे पहले अपने आप को गधा कह करके इसने संबोधित किया कि मैं गधों की तरह काम कर रहा हूं। अरे भाई ठीक है, आप उपमा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को विदेश मंत्री के लायक तो समझें। फिर दूसरी तरफ आपने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को ये बुचर ऑफ गुजरात के नाम से संबोधित किया, जिसका काफी बुरी तरह से भारत के द्वारा खंडन किया गया था भारत में इसके विरोध में। ये देख सकते हैं, ओसामा बिन लादेन इज डेड बट बुचर ऑफ गुजरात इज लिव। ये वाली बात जब इसने बोली, भारतवर्ष के अंदर इसका विरोध हुआ, जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट होने के बाद में फिर मतलब इसके बयान से पाकिस्तान की सरकार ने आपको किनारा कर लिया कि नहीं भाई, हमारी इसकी जो बातें कही हैं हम इसके साथ नहीं हैं। एक प्रकार से लोग इसके साथ नहीं गए। कहने का मतलब एक प्रकार से पाकिस्तान के भीतर ये जो प्राणी है ये फिलहाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसी स्थिति में एक ही सवाल दिमाग में आता है कि वाह पाकिस्तान ऐसे ना समझ बच्चे को विदेश मंत्री बना रखा है जिसकी विदेश नीति खुद ऊपर वाले के हाथ में है। फिलहाल ये व्यक्ति फिर से सुर्खियों में है। फिलहाल सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसने एक बयान दिया है और कहा है कि हमें कश्मीर मुद्दे को यूएन में उठाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जिम्मेदार है भारत, जिसकी डिप्लोमेसी के आगे हम अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बिलावल भुट्टो कॉल्ड इंडिया फ्रेंड, और हां, बोलते समय इसकी जबान लड़खड़ाई और लड़खड़ाने के बाद भारत को दोस्त बोला, दोस्त बोलकर पड़ोसी बोला और फिर इसकी बात फंबल कर गई। सुनाऊंगा मैं आपको वो सारी बातें। एंड से नेबर अपहिल टास्क टू, और इसने यहां पर मतलब अपने द्वारा जो बातें बोली उसमें यह कहा कि यूएन एजेंडा के अंदर हमको कश्मीर मुद्दा उठाना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि भारत डिप्लोमेटिकली अपनी चीजें बहुत साउंड तरीके से वहां रखता है। अब जब इस तरह के लोग होंगे तो निश्चित ही अब इनका जिस तरह के लोगों से सामना हो रहा है वो बड़े उच्च कोटि के लोग हैं। भारत को यूएन में रिप्रेजेंट एक आईएफएस अधिकारी करते हैं, भारत के विदेश मंत्री खुद एक आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं। इस स्थिति में इतने अच्छे लोग जब उस काउंटर को टारगेट कर रहे होंगे तो निश्चित ही इसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। हाल ही में जो इसने बयान दिया जिसके चलते ये फिर से अपनी लड़खड़ाती हुई जबान के कारण लोगों का अपना ट्रस्ट खोता जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं जिस चर्चा को आगे बढ़ाऊं
आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, और याद जानकारी इसकी है कि जिस कश्मीर का ये मुद्दा बार बार उठाना चाहते हैं या जिस भारत के साथ ये अपने कंपटीशन की बात करते हैं, उसके लौह पुरुष से मिलें, क्योंकि जिस लौह पुरुष ने इंडिया को बनाया उसको जानने के बाद शायद ये आज इस तरह की गुस्ताखी ना करें। जी हां साथियों, मैं आपको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया सरदार पटेल से मिलने की जानकारी दूंगा। ये किताब है जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है ऑडियो बुक का कमेंट बॉक्स के अंदर, कुकू एफएम का। ये एक ऑडियो बुक है और ये आप सुन सकते हैं सरदार पटेल के बारे में कि उन्होंने किस तरह से भारत को एकीकृत किया। फिर चाहे वो हैदराबाद हो, फिर चाहे वो जूनागढ़ हो, सारी वो जानकारियां आपको पता चलेंगी कि कितनी कठिनाइयों के साथ भारत को रियासत काल से उतार करके एक समृद्ध भारत में कन्वर्ट करवाने में सरदार पटेल का अहम योगदान था। इस किताब को जिस आप एफएम पर सुनेंगे, असल में कुकू एफएम एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बुक्स जो हैं वो बोलकर जो रेडियो जॉकीज के द्वारा सुनाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, यहां पर आपको पॉडकास्ट भी अवेलेबल हैं, स्टोरीज भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स भी अवेलेबल हैं। 2.3 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर यहां पर हैं और तो और इसमें बेहतरीन फीचर्स भी दिए हुए हैं, जैसे आप ड्राइव मोड फीचर यूज कर सकते हैं, सेविंग नोट्स फीचर यूज कर सकते हैं, स्टॉप टाइमर फीचर आप यहां पर यूज कर सकते हैं। और यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो इनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है 99 रुपीज का, उसमें 50% ऑफ पाके मात्र 49 रुपीज में पूरे एक महीने के लिए यहां पर 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स, स्टोरीज और पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। बेहतरीन रहेगा। अगर आपको लगता है कि कभी आपको लंबे समय तक कुछ सुनना है तो आप 1.5 की स्पीड पर इसे सुने, आप सेव करके भी इसे सुन सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिस भारत का निर्माण लौह पुरुष जैसे सरदार पटेल जैसे लोगों ने किया हो, उसके सामने ये बच्चे टिकेंगे कहां? क्योंकि इन बच्चों ने फिलहाल जो बयानबाजी की है, ये बयानबाजी इनके ही देश में स्वीकार नहीं की जा रही है। इसकी बयानबाजी फिर से निकल कर आई है कि यूएन जो है वो हमारे मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा बात बोलने के बाद में यह चीज तो क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए कश्मीर के मुद्दे को उठाकर करता है, दुनिया के लोगों ने उन मुद्दों को लिस्ट करने से ही इनकार कर दिया है। सामान्यतः होता क्या है, जब भी यूएन के अंदर भाषणबाजी होती है उससे पहले सबको अपना स्क्रिप्ट देना होता है कि हम इस तरह की बातें या इस तरह के मुद्दे उठाने वाले हैं। इन लोगों को यह समझ करके कि इन्हें विदेश मंत्रालय की समझ ही नहीं है, इनके मुद्दे ही लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं कि ये किन मुद्दों पर बोलेंगे। कश्मीर को लेकर के जो इन्होंने काफी चुनौतियां फील की हैं, उसे लेकर कहते हैं कि हमारा दोस्त पड़ोसी देश, उसके सामने हम अपनी बातें उठाने में बहुत सारी यूएन के अंदर दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। आप इसका ऑडियो सुने। You're also right to note that we face a particularly uphill task to try and get Kashmir into the center of the agenda at the United Nations. And whenever the issue of Kashmir सेंटर ऑफ द एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हमें इसको उठाने में अपहिल टास्क, यानी कि बहुत मुश्किल लग रहा है इन दिनों कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाना। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? जरा आगे सुनते हैं। our friends within our neighboring countries strongly दोबारा सुनिए, भारत का नाम लेने में घबराहट। object. Our neighboring countries strongly object, vociferously. Our friends within our neighboring countries strongly object, vociferously object, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute for the United Nations. That this is not a dispute. इसकी बात सही है, क्योंकि ये जब जब यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, इसने असल में इतनी बार वो मुद्दा उठा दिया कि अब लोगों ने इनकी तो सुनना बंद कर दिया। और जब इंडिया जवाब देता है, इंडिया कैसे जवाब देता है मैं सुनाऊंगा आपको, और इन्होंने क्या गलतियां की वो भी दिखाऊंगा। तो इनके जो बयान होते हैं उस पर इंडिया बयान जब देता है रिप्लाई में, तब भारत केवल यही बोलता है कि कश्मीर पर बोलने वाले ये होते क्यों, कौन है, हमारा तो पूरा कश्मीर है। ये जो आज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कह के जिस जगह को संबोधित करते हैं, असल में ये केवल खुद के हिस्से में जो कब्जे में लिया हुआ कश्मीर है उससे ध्यान बटाने का प्रयास करते हैं। भारत का तो पूरा ही कश्मीर है।
तो ये प्रयास इनके निरर्थक और वेस्ट जा रहे हैं। भारत ने इनके आंसर देते समय जितने अच्छे से अपनी बातें रखी हैं, यूनाइटेड नेशंस इनके मुंह से अब कश्मीर का मुद्दा सुनना भी नहीं चाहता कि तुम्हारे पास भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है अनस्टेबल सरकार है, कोई 5 साल पूरी की हुई सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी उठाने के लिए यूएन में अगर कोई मुद्दा है तो कश्मीर है। तो इसका मतलब तुम्हारी राजनीति पूरी तरह भटकी हुई है। आज भारत यूएन के अंदर बोलता है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के बारे में बोलता है, इंटरनेशनल पीस के बारे में बोलता है, वुमेन के एजेंडा पर बोलता है, एनवायरनमेंट के एजेंडा पर बोलता है, आतंकवाद के बारे में बोलता है। तुम्हारे पास ले देकर कोई सा भी, जैसे होता है ना कि अगर इससे कोई भी सवाल पूछा जाए तो इसके पास आंसर एक ही है, कश्मीर। कश्मीर यही राग अलापा था इमरान खान ने। असल में हुआ क्या, इन लोगों को यह लगता है कि इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में कारनामे किए, क्या हुआ था, पहले पाकिस्तान सोचता था कि उसकी हरकतें किसी को पता नहीं चलेंगी। इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान को खोलकर सामने रख दिया सबके कि यह किस प्रकार से आतंक बेचता है। जब यह जानकारी भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखना शुरू की तो इमरान खान की जब सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि भारत का दांव भारत पर ही चल दिया जाए, क्योंकि इमरान खान क्रिकेटर थे, उन्हें यह लगता था कि भाई हमें एक बार के लिए जो भारत के गुर सीखे हैं हमने उन्हीं को अप्लाई कर देंगे। लेकिन कूटनीति में तो ऐसा नहीं होता ना, कूटनीति कॉपी अगर होने लग जाए तो कोई सुनता ही नहीं है, ओरिजिनल कॉपी ज्यादा बिकने लगती है। फिर ऐसी स्थिति में इन्होंने हमारी कूटनीतिक तरीके कॉपी करने की कोशिश की कि कश्मीर के मुद्दे को हर मंच पर उठाओ। असल में कश्मीर का मसला इनका मसला है ही नहीं, दुनिया को उससे मतलब है ही नहीं, आतंकवाद से सबको मतलब है, क्योंकि इनके यहां पलने वाला आतंकवादी अमेरिका में हजारों लोग मार के बैठा हुआ था, ओसामा बिन लादेन। ऐसी स्थिति में आतंकवाद में तो हर किसी को रुचि है, लेकिन इनके मुद्दे में किसी को इंटरेस्ट है नहीं, जिसको इन्होंने मुद्दा बना रखा है। इस वजह से यूएन भी इनके मुद्दों को अब लिस्ट नहीं करता, जिसको ये खुद यूएन के अंदर आप देखें अगर तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना पीछे जो लोगो लगा हुआ है, ये यूनाइटेड नेशंस का ही है। ये वहीं बैठ करके 11 मार्च को भाषण दिए हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनके प्रधानमंत्री खुद भी आज से 1 महीने पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पर 17 जनवरी का सेशन है, आप चाहें तो देख सकें, वहां पर इनके प्रधानमंत्री खुद यह बोल करके पाए गए हैं कि हमने एक इंटरव्यू दिया इन्होंने यूएई के अंदर जाकर, जिसमें ये खुद ये स्वीकार करते हुए पाए गए कि हमने भारत से लड़ाई लड़कर सबक सीख लिया है और हमें लड़ाई लड़के भारत के साथ केवल गरीबी और बेरोजगारी मिली है। आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से पाकिस्तान को एक ही आह्वान किया गया, और वो क्या कि हम दोनों मुल्कों की एक कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे यहां बहुत सी जनता गरीब है, बेरोजगार है, अशिक्षित है। ऐसी स्थिति में हमारे कॉमन दुश्मन से मिलकर लड़ना चाहिए, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, रादर देन एक दूसरे से लड़ने के। यह बात इन्हें समझ नहीं आई। शहबाज शरीफ ने महीने भर पहले यूएई के अंदर जाकर एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया कि भाई हमने इंडिया के साथ लड़कर सीखा कि यह गरीबी और बेरोजगारी हमें लड़ाई से मिली है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो भी शायद अब सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखकर वो भी स्वीकार कर ही लेंगे। आपको मैं बता दूं, जितनी बार भी, अच्छा फिर जब इन्होंने कहा था ना इनके पीएम ने, हालांकि इनके पीएमओ ने स्पष्टीकरण भी दे दिया था कि नहीं 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 नहीं, इंडिया से तो हम बातचीत करने के मूड में अभी नहीं है, इंडिया से हमने भले ही सबक सीखा हो, लेकिन जब तक इंडिया कश्मीर के मुद्दे पर 370 नहीं हटा लेता तब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। अब ये 370 का राग क्यों अलापते हैं? असल मायने में ये शर्मिंदा हैं क्योंकि इन्होंने कायराना हरकत की थी पुलवामा के अंदर आतंकी हमला करा के, उसके बाद इंडिया ने इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब उस वजह से ये शर्मिंदा इतने हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की शर्म को कैसे छुपाएं, उसको छुपाने के लिए इन्होंने मुद्दा बना लिया 370 का, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कश्मीर की हमदर्दी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को एक प्रकार से केयरिंग नेशन दिखाने के चलते इन्होंने 370 का राग पाला हुआ है, ताकि ये बार बार पुलवामा से ध्यान हटा करके, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया का ध्यान हटा करके, क्योंकि आपने अब देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक की कहीं चर्चा नहीं होती है कि इंडिया ने घुस के मारा था, ये चर्चा होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह कश्मीर 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 करके ये ध्यान को बटा रहे हैं। चलिए इसमें शायद ये कामयाब हो गए हों, लेकिन इन्होंने जो हरकतें की वो दुनिया को समझ में आने लगी। आप सोचकर अंदाजा इससे लगा लें, वर्तमान की ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं 23 फरवरी का, ये एक बहुत ही वायरल हो रहा वीडियो है। वीडियो क्या वायरल हो रहा है?
पाकिस्तान की जो जनता है उसका एक वीडियो है, एक आदमी है जो बोलता हुआ यह पाया जा रहा है कि हमें सिर्फ मोदी चाहिए। क्यों बोल रहा है, आइए मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं, आप सोचकर देखें एक बार। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हैं, ये एक वीडियो है जिसमें इस व्यक्ति से पूछा गया कि आप, मतलब ये पाकिस्तान के पत्रकार हैं, पाकिस्तान के ही आदमी से एक जवाब पूछ रहे हैं कि एक जमाना था जिस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करते थे। इसका बयान इतना वायरल हो रखा है क्योंकि ये खुद ये बोल रहा है कि हमें मोदी चाहिए, क्योंकि उसने, अब सुनना एक बार, पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं, वही चीज मैं आपको बताने लगा था कि यहाँ पे 1940 इसकी जो बातें हैं ना वो मैं थोड़ा सा आपको आगे करके सुना देता हूं। आपको पता है किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें, मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है। इसका फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इनके यहाँ जो महंगाई माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ शमशेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, हमें मोदी चाहिए, ना मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। आजकल ये स्टार हो रखा है भाई। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं, मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेड में क्या कर रही है, मोदी को बुरा इंसान तो मोदी इंडिया के जो मुसलमान हैं इसको पकड़ के इसी के देश के लोग धोएंगे। 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे अब इसको पाकिस्तान में तो ट्रोल किया जा रहा है अभी, और इंडिया के लोग जो हैं इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। भाई साहब न्यूज चैनल्स पे ये स्टार बना हुआ है, बहुत सारे इंटरव्यूज भाई अब तक दे चुका है, क्योंकि अब ये वायरल हो चुका है। भाई इंडिया के लोग तो हाथों हाथ लेंगे ना। कोई पाकिस्तानी ये डिमांड करे कि भाई पाकिस्तान के ऊपर शासन करने के लिए 8 साल के लिए मोदी ले लो, तो ये तो मतलब क्रॉस बॉर्डर दुश्मन के मुंह से तारीफ करवाना। और ऐसे में मतलब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी शायद चुनाव अब पाकिस्तान से भी लड़ लें, वो वाली फीलिंग ये आदमी दिला रहा है। तो निश्चित ही बहुत तरीके से इसने जिस तरह से बात रखी वो कईयों को बहुत खुशी देगी और कईयों को बहुत गम देगी। गम उनको देगी कि यार ये गजब तरीके का प्राणी है। भारत में भी बहुत सारे लोगों को जो कि पाकिस्तान का हित चाहते हैं, कई पाकिस्तान प्रेमी भारत में भी तो हैं, उन्हें भी ये बहुत गम देगी। उन्हें क्या लगेगा, मोदी की तारीफ हो रही है, उन्हें यह नहीं लगेगा कि भारत की तारीफ हो रही है। मोदी ने आकर के मुश्किल से 10 सालों के अंदर ही भारत को थोड़ी बनाया है, भारत को बनने में पूरा 75 साल लगा है। भारत आज जहां है उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत, खून पसीना लगा है। ये भारत की तारीफ है, और भारत को बोलते समय जिसकी तारीफ की जाएगी तो वो पीएम की तारीफ हो रही है। उस स्थिति में खैर चलिए, जिसका अपना अपना तरीका हो। अब मैं फिलहाल बिलावल भुट्टो की वो हरकतें बताता हूं आपको जिसकी वजह से यूएन ने कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान की तरफ से लेने में भी इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया है। जैसे आपके सामने एक 8 मार्च 2023 की खबर है। इंडिया ने पाक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को यूनाइटेड नेशन के अंदर डिबेट हो रही थी, उस डिबेट के अंदर वुमेन्स के ऊपर डिबेट थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट ऑन वुमेन, और वहां पर बुलाया गया था दुनिया के देशों के प्रतिनिधि के रूप में एम्बेसडर्स को। आप सोचिए 8 मार्च की यह खबर है। उस मीटिंग में महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बात होने वाली है, यहां पाकिस्तान आता है, फिर से कश्मीर राग अलापता है। ऐसी स्थिति में जहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में महिला शांति और सुरक्षा पर डिबेट चल रही हो, वहां पर बिलावल भुट्टो कश्मीर का राग अलापते हैं। जैसी बारी भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज, जो यूएन में भारत की एम्बेसडर हैं, एक आईएफएस अधिकारी हैं, उन्होंने जब अपनी बात रखना शुरू की तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह से जवाब दिया कि हम इनको जवाब देना भी फिजूल खर्ची मानते हैं, मतलब इनकी बातों पर रिएक्ट करना भी हमारे लिए फिजूल है। मतलब इसको क्यों खामोखा वो दें। आप सुनिए जरा। यहां पर एम्बेसडर्स को बुलाया गया था, यहां पर एम्बेसडर्स को बुलाया गया था। The right to self-determination of peoples. Here the very object of violence is to suppress the civilian population. This is manifested most vividly in the occupied Palestinian territories and occupied Jammu and Kashmir. इसका कुल मुद्दा फिलिस्तीन और कश्मीर। अब आजकल ये फिलिस्तीन की बात भी उठाने लग गए, अपने आप को थोड़ा संजीदा दिखाने के चक्कर में कि एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा और उठाओ। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी उठाया।
इस स्थिति में मीटिंग 8 मार्च की थी और किस विषय पर थी? महिला की सुरक्षा के ऊपर। ऐसी स्थिति में जब यह कश्मीर का राग यहां पर उठाया तो भारत की तरफ से जो रुचिरा कंबोज हैं, इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशन में जो एम्बेसडर नियुक्त हैं, विचार करिए कि बुलाए गए एम्बेसडर थे, वहां ये विदेश मंत्री पहुंच गए हैं। All occupation forces must be held accountable. To ensure the implementation आप रुचिरा कंबोज जी का भाषण सुनना। of the UPS strategy, it is essential to establish monitoring mechanisms for crimes committed against women and girls in territories under foreign occupation, including occupied Jammu and Kashmir. Let me dismiss the frivolous, motivated remarks made by the delegate of Pakistan regarding the Union Territory of Jammu and Kashmir. My delegation considers it unworthy to even respond to such malicious and false propaganda. अब डेलीगेशन यानी कि हमारा प्रतिनिधिमंडल इस पर रिएक्ट करना भी अनवर्दी मानता है। क्यों? Rather, our focus is where it shall always be, positive and forward-looking. Today's discussion is critically important to strengthen our collective efforts to accelerate the full implementation of the Women, Peace and Security agenda. मतलब ये डिबेट करने का राइट तरीका, अगर राइट कर रहे हैं, डिबेट चल रही है शिक्षा पर और आप कह रहे हैं मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, बहस चल रही है आतंकवाद पर, आप चर्चा कर रहे हैं मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, आप चर्चा कर रहे हैं घर का इंटीरियर कैसे बनाया जाए, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही। ऐसे समय पर लोग क्या करेंगे भाई? तुम्हारा एजेंडा इसीलिए लेने से डरेंगे कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर में बस भैंस दूध नहीं दे रही, तुम्हारे गधे बिक नहीं रहे, बस तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशंस ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया वो लाजमी है। केवल यही मौका नहीं है 8 मार्च का, तुम्हारे और भी बहुत सारे मौके हैं। जब जब तुम गए हो इंडिया के ऊपर, जब जब तुम गए हो, अब ये 7 फरवरी 2023 की मामले मुलाकात देख लो, तुम गए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तरफ से यूएन में फिर जाकर कश्मीर का मुद्दा उठा दिए। तुम जब जब गए हो और एक ही बात बोलकर आ जाते हो। ऐसी स्थिति में एक बार तुम्हें भारत ने यूएनएससी का प्रेसिडेंट होते हुए तुम्हें जो धोया था, याद होगा जयशंकर साहब का वो भाषण कि जो लोग अपने खुद के आंगन में सांप पालते हैं वो दूसरों को सलाह ना दें। ये बात ओसामा बिन लादेन के नाम पर थी। अब इसको ना ये बात समझ में आनी चाहिए नादान बालक को। कोई भी मेरा पाकिस्तान प्रेमी मित्र इस बात को सुन रहा हो तो सलाह दे अपने नेता को। सलाह क्या दे भाई? सलाह ये दे कि तुम्हारा काउंटर किससे हो रहा है पहले समझो। इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर इस समय फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए जो लोग बिठा रखे हैं ना, ये जो प्राणी आप देख रहे हो, ये भैया खुद एक विदेश सचिव रह चुका है, पहले विदेश विभाग में आईएफएस अधिकारी रह चुका है, एक भारत की सबसे नहीं दुनिया के सबसे टफ एग्जाम में से परीक्षा पास करके टॉपर्स में शामिल होकर दुनिया में जाने कितने देशों के साथ राजनयिक संबंधों को रखते हुए फिर ये विदेश मंत्री के पद पर बैठा है। यूएन के अंदर रुचिरा कंबोज खुद एक यूएन के अंदर अपनी तरफ से नियुक्त एक आईएफएस अधिकारी हैं। तुम्हारा सामना होता है उन लोगों से। तुम हो यार, मतलब वो जो है ना सिल्वर स्पून चाइल्ड, तुम्हारी मम्मी पीएम रही थी, तुम्हारी पार्टी है, इस कारण से तुम्हें जो है पद दे दिया गया विदेश मंत्री का। अब तुम वहां जाते हो, इनके सामने टकराने की कोशिश करते हो। बचो, थोड़ा टाइटल लेकर साइड में हो जाओ। ये सलाह दो पाकिस्तान प्रेमियों से निवेदन है। हमारे बहुत सारे जो वीडियो हैं वो पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं, वो लोग बैठ करके हमारे वीडियो का विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण करने वालों से गुजारिश है उसको सलाह दो कि इनसे डायरेक्ट ना टकराएं, टाइटल बदल लें। अब अपना टाइटल बदल के क्रिकेट पे बात कर लो, गरीबी पे कर लो, है ना, थोड़ा सा कॉमन हो जाएगा कि हाँ चलो इस बारे में चर्चा हो जाएगी। मत भिड़ो यार, ये खामखा लपेट देंगे, तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर खा जाएंगे लोग बाग। तुम्हें समझ रहे हो, लोग मजाक बना लेंगे, मतलब तुम्हारे नाम का नाम कश्मीर रख देंगे, बिलावल भुट्टो कश्मीर। जैसे इमरान खान लपेटे में आ गए, निपटा दिया, लोगों ने कहा पागल हो गया है, ऐसे तुम्हारे पीछे पागल शब्द जुड़ जाएगा। मत उठाओ, ये समझाइश है हमारी तरफ से। बाकी मर्जी तुम्हारी भाई, पॉलिटिकल कैरियर तुम्हारा खराब होगा, हालांकि तुम्हारे यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन लोगों को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी करानी पड़ रही है उससे बचने के लिए अपन ने सलाह दे दी यार, कम से कम उसका भी कैरियर बने, वो भी बेरोजगार नहीं रहे, नहीं तो पता चले आतंकियों का समर्थन मिल गया उसको, ठीक है। तो ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। बाकी तो मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था, सेशन सुनने के बाद आपको भारतीय होने पर गर्व होगा, और अगर गर्व हो रहा है तो इस गर्व की अनुभूति को और लोगों को भी कराओ ना यार। इतना क्या कंजूसी करना। सेशन के नीचे एक शेयर का बटन दिया है, दबा करके अपने सारे मित्रों को बताओ कि हाँ भाई, भारत की तरफ से खुश होने के मौके हैं हमारे पास। हर समय ही नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी है।
तो शेयर करिए सेशन को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बटन दबा दो, उसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, कुछ लोग हमें चार्ज के रूप में सुपर थैंक्स भेजते हैं, जो अपनी तरफ से चैट बॉक्स में सुपर थैंक्स का निशान बना है वहां से पैसे भेजते हैं हमें, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि उन्हें हमारी मेहनत में कुछ दम नजर आता है। बाकी जो हमारे श्रोतागण हैं वो अपनी कमेंट्री हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इनकी तो साफ दिक्कतें ये हैं कि जिस यूएई को इन्होंने अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया था 370 के मामले में, वो भारत के साथ हो गया। जिस सऊदी अरब को इन्होंने अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया था, उसने भारत का समर्थन कर दिया। ऐसे ही कश्मीर के मुद्दे के ऊपर सीरिया ने भारत का समर्थन कर दिया। कुल मिलाकर के इनकी सब तरफ से किरकिरी हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत का ही साथ दे रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। इवन जिस तालिबान को सोचकर ये खुश हो रहे थे कि वो आ जाएगा तो हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे, वो तालिबान तक ये कह चुका है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तालिबान ने भारत को धन्यवाद भेजा है कि आप हमारी जो मदद कर रहे हैं, खाना पीना भिजवा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये पूरी तरह आइसोलेटेड है। हां, इसके पास दो चेहरे हैं, एक चेहरा कौन है, शी जिनपिंग, और एक चेहरा है तुर्की के अर्दगन। फिलहाल शी जिनपिंग और अर्दगन दोनों की बात करें तो शी जिनपिंग इसके मामले में कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे, उन्हें पता है यदि कश्मीर मुद्दे पर बोला तो भारत उइगर मुद्दे पर उनको घेरेगा, जो कि वो नहीं चाहते। फिलहाल के लिए शी जिनपिंग कश्मीर मुद्दे पर इसीलिए चुप्पी साध के रहते हैं। दूसरी तरफ बात करें अर्दगन की, टर्की की तरफ से भारत को धन्यवाद और सादुर्भाव भेजा गया क्योंकि हमने जो उनकी मदद की थी भूकंप के आने पर। हालांकि लोगों ने इस तरह से इस मुद्दे को उठाया था कि भाई तुर्की जो है उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, भारत का विरोध जारी रखा हुआ है। हालांकि इस बार उसने कश्मीर मुद्दे को जिस तरह से यूएन में उठाया उसमें टोन बहुत ज्यादा बदला हुआ था, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो चुका था। एक साथ जब 15 देशों के नाम लिए गए उसमें उसने कश्मीर बोला, हालांकि भारत ने उसका भी प्रतिकार किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टर्की को भी शायद भारत अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से अपने पक्ष में कर ही ले जाएगा। फिर ये अकेला करेगा क्या, केवल शायद ढपली बजाएगा। चलिए खैर, बाकी इनकी मर्जी, अपने ये जाने। हमने आपको कमेंट बुक में बॉक्स में एक बुक सजेशन दी है जिसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अंकित 50 रेफरल कोड लगा के आप 49 रुपीज में मात्र पूरे एक महीने के लिए 10,000 किताबें सुन पाएंगे। आप जा सकते हैं, ठीक है साहब। बाकी हमारे मित्र यदि चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पर अपनी समझ बढ़ाना, तो उनके लिए हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, दैट इज RNA बाय अंकित अवस्थी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाएं, प्ले स्टोर पर भी है, गूगल प्ले स्टोर पर भी आप इसे सर्च मार सकते हैं। वहां पर हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें मात्र 1999 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूरे एक साल के लिए फाउंडेशन लेवल, चाहे यूपीएससी का फाउंडेशन हो, स्टेट पीसीएस हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उन्हें प्रॉपर विश्लेषण के साथ आपको यहां पर कराया जा रहा है। तो आप जाइए और बढ़िया से क्लासेस लीजिए, आनंद लीजिए। ज्ञान जितना बढ़ेगा आपको उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।